हेलो दोस्तों, ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडोकाउंट लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का हिस्ट्री का, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और लास्टली हम कुछ फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री से। अगर कंपनी का हिस्ट्री का बात करें तो ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 1988 में बाय द नेम ऑफ विष्णु एल्युमिनियम लिमिटेड। 1990s में ही ठीक 2 साल बाद ही ये अपना नाम कन्वर्ट करके रख लेता है इंडोकाउंट। इसका मोस्टली काम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था और मोस्टली ये कॉटन यार्न को एक्सपोर्ट करता था। कॉटन यार्न कहने का मतलब जो कॉटन से धागा बनता है उसको एक्सपोर्ट करता था, यही मतलब है। 1990 में ही एक एग्रीमेंट करता है ये जेलवेगर कंपनी के साथ, ताकि वो उस्ताद ट्रेडमार्क को यूज कर सके। इसका ये एग्रीमेंट करता है ताकि अपना जो प्रोडक्ट है कॉटन यार्न है उसको थोड़ा बेहतर दिखा सके। ट्रेडमार्क यूज करने से कोई भी कंपनी थोड़ा अलग दिखता है, उसी को यूज करता है ताकि थोड़ा अलग दिख सके मार्केट में। एक्सपेंशन करने की वजह से इसको पैसा का ज़रूरत पड़ा, जिसकी वजह से ये लोन भी लिया, पब्लिक ऑफरिंग भी लाया। तो 1990s में ही अपना पब्लिक IPO लाता है और मार्केट से पैसा उठाता है। 1992 में जैसे एक्सपेंशन चल रहा था तो 1992 में अपना कोल्हापुर जो यूनिट था उसको एक्सपैंड करना शुरू करता है। प्रोडक्ट का डिमांड इतना हाई था कि इसको कंटिन्यूस डाइल्यूशन करना पड़ा 92 से लेकर 94-95 तक, और कंटिन्यूस आगे भी डाइल्यूट किया अपना शेयर, ताकि अपना जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए पैसा इसके पास सफिशिएंट रहे। 1992 के बाद से भी देखिएगा कि जो इक्विटी डाइल्यूशन है थोड़ा सा हाई रहा। 1992 में कोल्हापुर का जो एक डिवीज़न था उसको एक्सपैंड करता है और उसी साल एक एग्रीमेंट करता है रेटर कंपनी के साथ, ताकि उसका लोगो यूज कर सके, रेटर यार्न का। 1992 तक तो खत्म हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कंपनी ठीक ठाक चल रहा था। 1994 में ये अपना प्रोडक्ट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करता है। अब ये कॉटन यार्न के अलावा फैब्रिक्स भी बनाना शुरू करता है। 1994 में ही ये डीजल जनरेटर सेट लगवाता है ताकि कंपनी कंटिन्यूस ग्रो कर सके, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। 2002 में क्या होता है कि ये BT कॉटन का अप्रूवल दे देता है गवर्नमेंट को। BT कॉटन का जैसे अप्रूवल देता है प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बेसिकली इसका मतलब है कि पहले 2002 से पहले जो कॉटन प्रोड्यूस होता था उसमें बहुत सारा पेस्ट लग जाता था। और पेस्ट लगने की वजह से कभी कभी प्रोडक्ट अच्छा होता था, कभी कभी किसी साल नहीं होता था, जिसकी वजह से जो प्राइस रहता था कॉटन का वो बहुत ज़्यादा वेरी करता था, किसी साल बहुत हाई, किसी साल बहुत लो। तो इससे कंपनी को बहुत इम्पैक्ट होता था। जैसे ही BT कॉटन को अप्रूवल दिया तो प्राइस स्टेगनेट कर गया, क्योंकि कॉटन अब सड़ने नहीं लगा, उसमें पेस्ट नहीं लगने लगा। अब जितना खेती करता था लगभग उसी के आसपास प्रोडक्शन हो जाता था, ये पहले एस्टिमेट ही पता चल जाता था। 2002 में जैसे BT कॉटन का अप्रूवल दिया, एकदम बूम आ गया इंडियन मार्केट में कॉटन का। बस कॉटन का बोल रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर कॉटन का। जैसे बूम आया तो बहुत सारा जो कंपनी था, टेक्सटाइल कंपनी या जो यार्न बेस्ड था या फैब्रिक बेस्ड था, उस सबको बहुत ज़्यादा आसानी से प्रोडक्ट मिलने लगा, रॉ मटेरियल मिलने लगा, जिससे वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होने लगा। 2003 में किसी कारण की वजह से कोल्हापुर में फायर ब्रोकआउट हो गया, जिसकी वजह से उतना कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस था कंपनी के पास। एक चीज़ जो हमको थोड़ा सा अजीब लगा कि 2004 पहुँचते कंपनी एक अजीबोगरीब कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन में एंटर किया, और 2015-16 आते आते इसको ख़त्म भी कर दिया। कुछ खास इसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं था, 16-17 के आसपास। 5 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंपोर्ट कोटा को हटा दिया है। बेसिकली कहने का मतलब है कि पहले रिस्ट्रिक्शन था कि आप कितना इंपोर्ट कर सकते हैं किसी देश से कोई प्रोडक्ट, तो यहाँ हम टेक्सटाइल का बात कर रहे हैं या यार्न का बात करें हम बेसिकली यहाँ तो इसमें रिस्ट्रिक्शन था कंपनी के पास कि इससे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वो एक लिमिट तक ही एक्सपोर्ट कर सकता था। जैसे ही 2005 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको हटाया, ये तुरंत एक्सपेंशन के लिए कंपनी तुरंत एक्सपेंशन के लिए कैपेक्स मतलब ज़मीन खरीदा, टेक्सटाइल बनाने के लिए ज़मीन खरीदा, उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और 2007 में जो इसका कोल्हापुर यूनिट था वहाँ से होम टेक्सटाइल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। तो इसके लिए उसको और ज़्यादा कॉटन का ज़रूरत पड़ा, जिसकी वजह से ये कंपनी एक स्पिनिंग मिल कंपनी को एक्वायर करता है 2007 में ही। 2008-9 में यहाँ तो लिखा नहीं गया, लेकिन कंपनी को काफ़ी हैवी लॉस होता है 2008-9 में, जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था तो कंपनी हेजिंग किया था, जिसकी वजह से 2008-9 में कंपनी को लगभग 150 करोड़ के आसपास का हेजिंग की वजह से बस घाटा हुआ था 8-9 में। खैर यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब कंपनी इतना बड़ा हो चुका था कि जो इसका डिवीज़न था, जो एक्सपोर्ट डिवीज़न था, अलग अलग कंट्री में चल रहा था, उसको सोचा कि थोड़ा सा स्पिन ऑफ कर दिया जाए, मतलब आज़ादी दिया जाए। इसीलिए UK में इंडो कॉटन ग्लोबल नाम से कंपनी ही सेटअप कर दिया। 2014 में इंडोकाउंट UK में कर दिया, और फिर 14 में ही ऑस्ट्रेलिया में नाम दे दिया। काम लगभग उसी तरीके का कर रहा था। 2016 में अब तो बाहर बहुत ज़्यादा फैल चुका था, तो इसका अब टारगेट होता है कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, हम बाहर फैल चुके हैं, अब हमको फोकस करना चाहिए इंडिया में। तो 2016 में अपना एक रिटेल वेंचर स्टार्ट करता है कंपनी। रिटेल वेंचर एक अलग डिवीज़न में स्टार्ट करता है, वो कंपनी से अलग रहता है, लेकिन 2020 आते आते उसको भी मर्ज कर दिया जाता है। कंपनी खुद मर्ज कर देता है इंडोकाउंट में, ताकि बेहतर तरीके से पता चल सके कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं।
2017 में एक और ये बनाया था अपना सब्सिडरी यूएई में, जो अभी भी चल रहा है। तो ये तो था ओवरऑल हिस्ट्री की कंपनी कहाँ स्टार्ट हुआ, कैसे वो आगे बढ़ता है, या कैसे बीच बीच में बीटी कॉटन हेल्प किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प किया, और ये खुद भी पहले था मोस्टली स्पिनिंग बेस्ड था और अब हो गया होम टेक्सटाइल। स्पिनिंग बेस्ड कहने का मतलब फैब्रिक्स या यान बेचता था, अब धीरे धीरे कन्वर्ट होकर होम टेक्सटाइल में आ गया, जहाँ ये थोड़ा प्रीमियम चार्ज कर सकता है। हम धागा को बेच के कभी भी प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन अब ये बेडशीट बेच रहा है तो हाँ थोड़ा प्रीमियम चार्ज करने का पावर रखता है। तो ये ओवरऑल हिस्ट्री हुआ। अब हम बात करते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में। बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल का अगर बात करें तो सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर चलता है तो सबसे पहले ज़रूरत होता है रॉ मटेरियल। इसका रॉ मटेरियल है कॉटन। अगर कॉटन का बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है कॉटन का। मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कॉटन का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत होता है। लगभग 8-9 स्टेट्स है जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा मात्रा में कॉटन प्रोड्यूस होता है। एग्रीकल्चर का प्रोस्पेक्ट से बात करें, ऐसा नहीं कि प्रोड्यूस होता है तो कहीं से लाता आ देता है। इंडिया में लगभग 8-9 स्टेट्स ऐसा है जहाँ आसानी से प्रोडक्शन होता है। और एक फ़ायदा ये है कि इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे काटा जाता है कॉटन को, जिससे होता ये है कि कंपनी को एक ही बार में सारा माल स्टॉक नहीं करना पड़ता है। कोई होता है जो जून जुलाई में कटता है फसल, कभी कभी होता है जो कोई स्टेट में, क्योंकि वेरी करता है इंडियन टेम्परेचर, तो कोई स्टेट में जून जुलाई में कटता है, कोई स्टेट में दिसंबर में कटता है। तो कंपनी एक ही बार में अगर मान लेते हैं खरीद के लगता तो इन्वेंट्री अगर में काफ़ी बढ़ जाता, उसके बाद धीरे धीरे वो घटते जाता, फिर अगला साल उस टाइम बढ़ जाता, फिर धीरे धीरे घटते जाता। तो उस तरीके का कंपनी को करना नहीं पड़ रहा है। कंपनी हर कुछ महीना में खरीदता है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना में खरीदता है, उसके बाद उसको बेचता जाता है। तो बेसिकली समझ में आ गया कि कॉटन इंडिया में है और कहाँ कहाँ है वो भी पता है, और उसको दिक्कत नहीं हो रहा है खरीदने में। तो कॉटन मिल गया। लेकिन कॉटन में एक चीज़ आपको जानना चाहिए, कॉटन में बेसिकली आपको जानना चाहिए कि कॉटन का टाइप होता है, 4 तरह का कॉटन का टाइप होता है, जैसे कि एर्बोरम, हार्बेसियम, हिस्टूटम, जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, हमको उतना ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है इसका क्या चीज़ है, ये बारबेन जो भी है। तो ये 4 हैं। ये जो ऊपर का 2 है ये बेसिकली एशियन वेरिएंट है। तो ये कहा जाता है कि उतना बढ़िया नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू इजिप्शियन। ये इजिप्शियन कहने का ऐसा मतलब नहीं है कि वो इजिप्ट में ही बस होगा। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये चारों इंडिया में प्रोड्यूस होने का कैपेसिटी रखता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, केवल इंडिया में। ऐसा नहीं कि और देश भी प्रोड्यूस करता होगा। एक सर्टेन टेम्परेचर का ज़रूरत होता है जिसके कारण ये चारों को प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर किसी कंट्री में ऐसा टेम्परेचर नहीं है तो वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इंडिया में लगभग सब तरह का टेम्परेचर है, जिसकी वजह से केवल इंडिया में, ऐसा मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो केवल एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहाँ ये चारों वेरिएंट उगता है। तो आसानी से कंपनी को रॉ मटेरियल मिल जाता है। इसमें से सबसे अच्छा होता है इजिप्शियन। तो यहाँ पे जब आप पढ़िएगा कंपनी के बारे में तो आपको पता चलेगा ना, बहुत सारा इसको रॉ मटेरियल इंडिया से मिल जाता है और ये इसको स्पिन करके यान बनाता है, लेकिन वो यान को एक्सपोर्ट करता है। बेसिक समझे, फिर से बता रहे हैं कि कंपनी को रॉ मटेरियल इंडिया से मिलता है, लेकिन बहुत सारा वो यान बनाने के बाद उसको एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट भी करता है यार्न। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लाइन लगता है कि जब कंपनी के पास यार्न है तो फिर वो काहे खरीद रहा है। हमको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा था, लेकिन जब हम आगे पढ़े तब हमको पता चला कि ये जो चौथा वाला है बारबेडेंस, इसका प्रोडक्शन इंडिया में थोड़ा कम होता है, इसका क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होता है। तो इंडिया में जो ज़्यादातर होता है वो यही 3 होता है। तो इन तीनों को वो यार्न में कन्वर्ट करता है और बेच देता है। जितना अपना यूज करना है वो यूज किया, बाकी को वो बेच देता है। डिपेंड करता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बेचता कभी कम। पहले था कि फुल्ली डिपेंडेंट था यार्न पे, अब आ गया है होम टेक्सटाइल। तो होम टेक्सटाइल में अगर आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेचिएगा, प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं दीजिएगा, तो फिर प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। इसीलिए जो अच्छा क्वालिटी का कॉटन होता है उसको वो खरीदता है। जैसे इजिप्शियन वाला को बहुत सारा अदर कंट्रीज़ में जहाँ प्रोड्यूस होता है, जैसे इजिप्ट में, वहाँ से ख़रीदा, उसको यार्ड में कन्वर्ट किया, उसे टेक्सटाइल बनाता है, फिर बेच देता है। ये स्पिनिंग जहाँ कंपनी ज़्यादातर फोकस है, ये फैब्रिक से मतलब कुछ बना के बेचना, सीट टाइप का। उसके बाद ये डाइंग है, मतलब पेंट करना बोल सकते हैं। कटिंग एंड स्विंग मतलब शर्ट बनाना, पैंट बनाना, बेडशीट बनाना, पिल्लो बनाना, ये सब इसमें आता है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे कंपनी एग्रीमेंट किया था रेटर के साथ या जेलविगर के साथ, तो वहाँ क्वालिटी एश्योरेंस उसको मिलता था उसका नाम के साथ में। अब बात करते हैं कि ये ब्रांडिंग करता है, थोड़ा बहुत अपना प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करके बेचता है। तो इसका मोस्टली जो प्रोडक्ट बिकता है वो बिकता है अमेजन या बड़ा बड़ा रिटेल स्टोर में। तो उसे होता ये है कि बहुत ज़्यादा मार्केट प्रेजेंस मिल जाता है, क्योंकि इसको खुद का स्टोर बनाना नहीं पड़ता है और ये अपना प्रोडक्ट निकाला, बनाया और बेच दिया, सीधा कंपनी को, बड़ा बड़ा रिटेल को बेच दिया। एक घाटा यहाँ पे ये है कि अगर उसके थ्रू बेचता है तो ये अपना ब्रांडिंग नहीं कर पाता है। जैसे हम जानते हैं कि HUL का बहुत सारा प्रोडक्ट है, लक्स, लाइफबॉय, सब इसका प्रोडक्ट है। तो अगर मान लेते हैं कि उसके जगह अगर वो साबुन लिख के बेचता तो उतना कुछ खास फ़ायदा नहीं होता कि हाँ सब साबुन है, लेकिन वहाँ अगर अपना ब्रांड नाम दे देता है कि HUL का, लक्स, लाइफबॉय, तो वहाँ उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उसी तरीके से कंपनी भी क्या किया कि थोड़ा सा ब्रांडिंग करने का कोशिश किया है। अभी अगर आप देखिएगा तो बहुत सारा प्रोडक्ट वो ब्रांड के नाम से उतार रहा है। खैर अभी मार्केट में उतना प्रेजेंस नहीं है, इसीलिए उतना कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ब्रांड बनाने में। तो ये था ओवरऑल बिजनेस मॉडल। कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है
यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर कंपनी यहाँ पे फोकस रहेगा ज़्यादातर तो उसका कैपेक्स बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। कोई भी कंपनी, अगर आप उठा लीजिए कोई भी टेक्सटाइल कंपनी जो फैब्रिक्स बना रहा है या होम टेक्सटाइल बना रहा है, जो इस सेगमेंट में काम कर रहा है उसका बहुत ज़्यादा कैपेक्स लगता है, और जो इधर का साइड में काम करता है उसका बहुत कम कैपेक्स लगता है। या आप चेक कर लीजिएगा, टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ा सा वेरी कर सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यही है कि अगर स्पिनिंग में काम करेगा तो कैपेक्स ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जिसका मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ फंसने वाला है, इसमें उतना फंसने नहीं वाला। इसीलिए कंपनी का जो नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है पहले थोड़ा कम हुआ करता था, क्योंकि कंपनी का फोकस यहाँ था, अब फिक्स होकर यहाँ हो गया, कंपनी धीरे धीरे यहाँ बढ़ भी रहा है। तो ओवरऑल कहे तो ठीक है, कंपनी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है। इसका कहने का यही मतलब होता है, अगर कंपनी आगे की तरफ जाता है ना तो उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, और कंपनी पीछे की तरफ जाता है तो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। आपको बहुत समय ये टर्म मिलेगा कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं या बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़िएगा तो आपको बहुत जगह बहुत कंपनी का में ये मिलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब कस्टमर्स के थ्रू कुछ हम काम कर रहे हैं, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब रॉ मटेरियल के थ्रू हम कुछ काम कर रहे हैं। बेसिक यही मतलब है। तो कंपनी का मेन फोकस हो गया है प्रोडक्ट रिलेटेड, जो मुझे काफ़ी पसंद आया, और इसका नेट फिक्स्ड एसेट रेशियो भी बढ़ रहा है। हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। ओवरऑल आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का एफिशिएंसी कैसा है, कि कंपनी इतना दिन परफॉर्म किया। अब अगर एफिशिएंसी का बात करें तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर हम बात करें तो ओवरऑल पिछला 10 साल में कंपनी का ट्रेंड पॉजिटिव रहता है, फिर गिर जाता है, फिर पॉजिटिव होता है। मतलब ओवरऑल पॉजिटिव ही है, लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा डाउन अप है। तो ये शो करता है साइक्लिक नेचर को। अगर आप कोई भी कंपनी उठा के देखें टेक्सटाइल का, वो इस समय 2015-16 के आसपास बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर गिरने लगा सब। कॉटन का प्राइस कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जो डिमांड था मार्केट से वो घटने लगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डाउन हो गया। ये इसी तरीके से चलता है। जब भी आप किसी साइक्लिक इंडस्ट्री को देखें तो हमेशा ये दिमाग में रखें कि वो इसी तरीके से चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बढ़। ये तो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ओवरऑल ट्रेंड कहने का मतलब है कि ये पूरा साइक्लिक नेचर शो कर रहा है। अगर हम इसको साइक्लिक नेचर समझने के लिए अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें कि कितना रॉ मटेरियल का प्राइस लग रहा है, तो ओवरऑल इसका रॉ मटेरियल का प्राइस लगभग कांस्टेंट है, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। 2015 से लेके अगर बात किया जाए 21 तक, तो रॉ मटेरियल का प्राइस कोई खास चेंज नहीं हुआ। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मूवमेंट था, सेम है। कहने का ओवरऑल मतलब है कि इसका साइक्लिक नेचर है। इसका साइक्लिक नेचर कॉटन की वजह से नहीं है, कॉटन का प्राइस तो स्टेगनेट है, मार्केट का डिमांड की वजह से होता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको बिजनेस मॉडल में समझना होगा। खैर ये तो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो पूरा का पूरा साइक्लिक नेचर को शो कर रहा है। तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा डाउन गया। ये इसका नेचर ही है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। अगर नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का बात करें तो कंपनी का नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर काफ़ी बढ़िया है। अगर इसका कॉम्पिटिटर से बात करें तो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटर हो, डायरेक्ट जो होम टेक्सटाइल में काम कर रहा है जैसे वेलपुन, या कोई अदर कंपनी को आप ले सकते हैं जो यार्न में भी काम कर रहा है, फैब्रिक में भी और होम टेक्सटाइल में भी, जो सब में काम कर रहा है उसमें भी अगर आप देखिएगा तो इसका नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर काफ़ी बढ़िया है। नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर बेसिकली बताता है कि आपका जो फिक्स्ड एसेट है उसको कितने अच्छे तरीके से आप यूज कर रहे हैं। तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ थोड़ा सा गिर गया बीच में, क्योंकि साइक्लिक नेचर है, उतना ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट नहीं दिखा पाया था, इसी वजह से ऐसा हुआ। तो ओवरऑल ट्रेंड हम मान सकते हैं कि चलिए पॉजिटिव है, कॉम्पिटिटर से अगर कंपेरिजन करें तो। ये तो हो गया नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का बात करें तो वो कंटिन्यूस डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। कुछ समय पहले तो नेगेटिव भी था। कह सकते हैं कि कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि इन फ्यूचर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी फंस जाए, रिसीवेबल फंस जाए या पेएबल फंस जाए। ओवरऑल यही 3 की वजह से ऐसा होता है। तो इसको ठीक से समझना है तो हम अच्छे से चेक करेंगे इन्वेंट्री, रिसीवेबल और पेएबल की किस रीज़न से ऐसा हो रहा है। इसके बाद मेरा बचता है इन्वेंट्री, रिसीवेबल और पेएबल, यही तीनों को डिस्कस करना है। अगर इन्वेंट्री का बात करें तो इन्वेंट्री पिछला कुछ क्वार्टर में आप देखिए, पिछला कुछ ईयर में देखेंगे तो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में, और यही कुछ रीज़न है क्योंकि इन्वेंट्री अगर इंक्रीज़ करेगा तो एसेट इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे 2012-13 में बहुत ज़्यादा घट गया था एसेट, करंट एसेट, लायबिलिटीज़ बढ़ गया था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ करंट एसेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, इन्वेंट्री करंट एसेट में आएगा। अगर वही रिसीवेबल का बात करें तो ये भी बढ़ रहा है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा फंस रहा है रिसीवेबल में और इन्वेंट्री में, जो अच्छा चीज़ नहीं है। वो एक लेवल पे मेंटेन रहे ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपनी को बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट खुद को मेंटेन करके चलना चाहिए। तो यहाँ देखने से पता चलता है कि इन्वेंट्री भी बढ़ रहा है, रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से करंट एसेट कंपनी का काफ़ी बढ़ गया है। अब करंट एसेट बढ़ेगा और ये करंट लायबिलिटीज़ शो करता है, पेएबल घट रहा है। इसका हम दो कंसेप्ट समझ सकते हैं कि हो सकता है कि कंपनी घट रहा है मतलब आराम से पेमेंट कर पा रहा है, या ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो उसको डिमांड कर रहा है कि जल्दी पे करो नहीं तो हम दूसरा को प्रोडक्ट बेच देंगे।
लेकिन इसका नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर बता रहा है कि हाँ ये अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, ये अपना एसेट्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि इसका जो सामान देने वाला है वो फोर्स कर दे, क्योंकि अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और अपना कस्टमर को पे कर रहा है। तो यहाँ बस एक ही चीज़ समझ सकते हैं कि इसका जो करंट एसेट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि रिसीवेबल फंस रहा है इसका, और बहुत ज़्यादा इसका इन्वेंट्री में भी फंस रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देख के समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे इन्वेंट्री बढ़ रहा है कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है, तो सेल्स के रेस्पेक्ट में इन्वेंट्री को चेक करना बेटर होता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इन्वेंट्री स्टेगनेट कर जाए, सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो कभी कभी हो सकता है कि डिमांड को पूरा ही नहीं कर पाए। इन्वेंट्री बेसिकली रॉ मटेरियल होता है ना, तो कभी कभी होगा अगर मान लेते हैं रॉ मटेरियल ही ना रहे और कंपनी का सेल्स बढ़ता जाए और बहुत हाई वैल्यू पे हो जाए और उसमें इन्वेंट्री रहे नहीं, तो हो सकता है कंपनी को डिमांड पूरा ना कर सके कंपनी इन फ्यूचर। इसीलिए बेटर होता है कि इन्वेंट्री अगर बढ़ रहा है, इन्वेंट्री डेज बढ़ रहा है, तो बेटर हो कि कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है उसी रेस्पेक्ट में। ये होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि जिस रेस्पेक्ट में इन्वेंट्री बढ़ रहा है उसी रेस्पेक्ट में सेल्स भी बढ़े। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, जो तीसरा मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर मैनेजमेंट का बात करें तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही पता चलता है कि मैनेजमेंट को कंपनी में कितना भरोसा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम चेक करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 54.3% था 2012-13 के आसपास। उसके बाद वो 15 में इंक्रीज़ करके 59% हो गया, और बेसिकली ये वारंट इशू करके किया था। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आप हमें चाहूँगा कि आप गूगल कर ले, आपको पता चल जाएगा वारंट सब क्या होता है, कैसे काम करता है। ओवरऑल अगर कहें तो 2007-8 के आसपास या 9 के आसपास कंपनी डाइल्यूट किया था अपना शेयर को, लेकिन अगर पिछला 9-10 साल का बात करें तो डाइल्यूट नहीं किया है, थोड़ा सा खरीदा है, वो भी ये वारंट के थ्रू खरीदा है। बहुत कम प्राइस में खरीदा था और 1.5 साल बाद 2 साल बाद जैसे वारंट वापस करना पड़ता है, तो वापस पैसा नहीं किया, शेयर ही रख लिया। कहने का बेसिक मतलब यही समझिए कि ठीक है कंपनी शेयर बढ़ा लिया अपना बस। तो ये अच्छा लगता है कि कंपनी, कोई भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% से ज़्यादा रहे तो समझ में आता है कि हाँ मैनेजमेंट को भरोसा है। और ट्रेंड अगर इंक्रीजिंग में है, मतलब प्रमोटर खरीद रहा है शेयर, तो वो और भी अच्छा बात है। तो यहाँ पे देख के पता चलता है कि हाँ प्रमोटर को भरोसा है कंपनी में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है। रेम्यूनरेशन का अगर बात करें तो वो काफ़ी हाई लगता है और काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। ये रेम्यूनरेशन टू द पैट, मतलब टोटल प्रॉफिट जितना मिला है उसका कितना परसेंटेज और रेम्यूनरेशन दे रहा है, मतलब सैलरी दे रहा है खुद को मैनेजमेंट। 2012 में तो नेगेटिव था, अगर 13 का बात करें तो 8% दिया, 14 में 6%। इसी तरीके से अगर देखें तो मुझे पसंद आता है कोई भी कंपनी अगर अपना बोर्ड होल्डर है उसको 5% या 5% से अंडर सैलरी दे, वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। लेकिन कंपनी का 5% से कम कभी नहीं रहा है, उससे ज़्यादा ही रहा है। कभी कभी तो 10% भी पार कर गया, जैसे कि 2019 या 20 में हुआ था। तो मुझे पसंद नहीं आता कोई भी कंपनी जो अपना पैसा खुद में ही खर्च करे सैलरी देने में। तो ये अपना अपना सोचने का तरीका हो सकता है। मेरा जो टारगेट मैं रखता हूँ कि 5% से कम रहे। ऐसा जरूरी नहीं कि 5 से ज़्यादा है तो हम कंसिडर कर ले वो ख़राब कंपनी है। हम फर्दर एनालिसिस करते हैं कि उसका ज़्यादा देने का, पे करने का रीज़न क्या है, वो फर्दर एनालिसिस होता है। मैं चाहूँगी आप भी वो सब करें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा बिजनेस का, मैनेजमेंट का, उस आदमी का जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं कि वो बिजनेस को चलाएगा। ये तो था रेम्यूनरेशन का। अब हम बात करते हैं सक्सेशन प्लान। अगर सक्सेशन प्लान का बात करें तो अनिल जैन कंपनी स्टार्ट किए थे और उनके बेटे मोहित जैन। तो देखने से क्लियरली पता चलता है कि अनिल जैन के बेटे मोहित जैन ही आने वाले फ्यूचर में कंपनी को सक्सीड करने वाले हैं। ये तो था सक्सेशन प्लान, जो कि स्मूथ लगता है, कोई खास कॉन्फ्लिक्ट दिखता नहीं है। खैर इनके बारे में, इनके फैमिली के बारे में उतना मुझे डिटेल नहीं पता, गूगल मैंने करके देखा तो मुझे नहीं मिला। अगर आपको कुछ मिलता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में लिखें ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। अगर केसेस या स्कैम का बात करें तो यहाँ को लिखा गया नो होना चाहिए, नो केसेस फाउंड, क्योंकि गूगल में करके हम देखें तो हमको कुछ केस नहीं मिला। बेटर होगा कि अगर आपको कुछ पता चलता है तो मैं चाहूँगा आप उसे कमेंट में लिखें। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का अगर बात करें तो उतना कुछ खास सिग्निफिकेंट नंबर नहीं था। हाँ, ये एक चीज़ मुझे जो थोड़ा सा ख़राब लगा कि मैनेजमेंट का जो पैसा है वो अपना जो सब्सिडरी है उसमें थोड़ा सा फंस जाता है। जो रिसीवेबल में थोड़ा बहुत पता चलता है, जब आप कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन के बारे में देखिएगा तो आपको पता चलेगा। खैर उतना कुछ खास सिग्निफिकेंट नहीं है नंबर, इसीलिए हम उतना डिस्कस करना यहाँ थोड़ा जरूरी नहीं समझते, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। ये तो था ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में। अब थोड़ा बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात करें तो सबसे पहले तो हम यही चेक करते हैं कि क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। अगर हो जाएगा तो हम फिर उसमें कभी फर्दर एनालिसिस करेंगे ही नहीं। कंपनी को देख के पता चलता है कि कंपनी का नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो काफ़ी हाई है, मतलब अपना एसेट को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और जो डिप उप आ रहा है प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में या नेट प्रॉफिट मार्जिन में, वो बेसिकली है कंपनी का साइक्लिक पैटर्न होने की वजह से। वो कमोडिटी और इसी तरीके से वो चलता है। जब ये ब्रांड हो जाएगा तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, उसमें उसका साइक्लिक होने का फिर कोई चांस नहीं रहेगा। ओवरऑल कहें तो अगर इसका कॉम्पिटिटर का बात करें तो कॉम्पिटिटर से तो काफ़ी आगे चल रहा है, चाहे वो डेट में हो। खैर डेट का तो बात छोड़ ही दीजिए, डेट तो ठीक ठाक लेवल पे मेंटेन कर लिया है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो का बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कंटिन्यूस डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, जो काफ़ी बढ़िया बात है।
ओवरऑल कहें तो कंपटीशन की वजह से कंपनी मार्केट से ऑब्सोलीट नहीं होने वाला, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से अपने एसेट को मैनेज कर रहा है। कंपनी का डेट उतना कुछ हाई है नहीं, तो ना तो डेट की वजह से होने वाला है, ना ही कंपटीशन की वजह से। तो होगा क्या, होगा ही नहीं। तो चलिए ठीक है, कंपनी 5 से 6 सालों में अब बैंकरप्ट तो होने नहीं वाला। अब हम चेक करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है। तो जैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, सेम रिटर्न ऑन इक्विटी भी होगा। अंतर तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि साइकिलिक नेचर है, तो उसी तरीके से परफॉर्म करेगा। तो हम यहाँ ये कंसिडर नहीं कर सकते कि 6% रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया या कैपिटल एम्प्लॉयड 6-7% हो गया तो ख़राब है। बेसिक कहने का मतलब है कि हमको समझना पड़ेगा कि उस समय हुआ क्या, इसका नेचर इसी तरीके का है कि इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। किसी साल 10% होगा, किसी साल 40% होगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड का अगर बात करें तो पॉजिटिव में है, दिख रहा है मैनेजमेंट का। ये ट्रेंड कहने का मतलब ये नहीं कि 15 से स्टार्ट हुआ 23 में गया तो पॉजिटिव है। कहने का मतलब कि अगर हम जो कमोडिटी का जो बैड साइकिल है उसको अगर छोड़ दें और बहुत गुड साइकिल को भी अगर छोड़ दें, तो ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेगा तो ठीक ठाक हाँ कंपनी ग्रो कर रहा है, ये हम कह रहे हैं। तो ये तो था रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी की। कंपनी कितना डेट ले रहा है इक्विटी के रिस्पेक्ट में। अगर डेट टू इक्विटी की बात करें तो 2012 में 2 था, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर कंटिन्यूस डिक्रीज़ करने लगा, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होने लगा तो अपना डेट लेवल को कंटिन्यूस डिक्रीज़ करने लगा। 2015 में तो वो इक्विटी को बढ़ा भी दिया है, तो जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी काफ़ी कम हो गया। 0.4 ठीक ठाक मुझे नंबर लगता है। 0.5 से कम हम कंसिडर करते हैं बहुत बढ़िया, क्योंकि 0.5 उतना कुछ खास डेंजर नंबर मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर 1 से ज़्यादा रहता तो मैं कंसिडर करता कि काफ़ी डेंजरस जोन में चल रहा है कंपनी। करिए, कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हैवी एसेट कंपनी होता है, जैसे कि रियल इस्टेट का कंपनी, वहाँ आपको दिखेगा डेट टू इक्विटी काफ़ी हाई दिखेगा। वहीं अगर आप चेक कीजिएगा कोई भी आईटी सेक्टर को अगर आप चेक कीजिएगा तो वहाँ आपको डेट टू इक्विटी बहुत कम दिखेगा, वहाँ डेट ही नहीं रहता है, वो जीरो दिखेगा आपको। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से किस इंडस्ट्री को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो डेट टू इक्विटी लेवल ठीक ठाक लेवल पे है। अगर मार्जिन का बात करें तो कंपनी का मार्जिन तो एकदम साइक्लिक नेचर को शो कर रहा है, बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है, तो ओवरऑल ट्रेंड बढ़ता है, पॉजिटिव में है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो हाँ कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना हाई नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मोस्टली इसका जो प्रोडक्ट होता है, अभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो बेच रहा है वो स्पिनिंग में बेच रहा है, मतलब यार्न और फैब्रिक बेच रहा है। ऐसे ज़्यादातर 90% तो उसका बेडशीट से आ रहा है, लेकिन अभी भी वो बेच रहा है स्पिनिंग से 10% के आसपास उसको वहाँ से आ रहा है। तो 10% वहाँ से आ रहा है, बाकी 90% बेडशीट से आ रहा है। और बेडशीट में कभी कभी होता है कि प्रीमियम आप हर जगह चार्ज नहीं कर सकते। आप जहाँ नया मार्केट में, जैसे कंपनी नया नया मार्केट को टेस्ट कर रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो खुद इंडिया हो, भले इंडिया का कंपनी है लेकिन इंडियन मार्केट को वो अभी टेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट को बहुत कोई जानता नहीं है। तो जैसे कि इसका नया प्रोडक्ट है, कोई जानता नहीं है, तो उसको उतना मार्जिन मिलेगा नहीं। इसीलिए होता है कि इसका मार्जिन उतना कुछ खास है नहीं। कभी कभी अगर बूम साइकिल आता है जिसमें बढ़ जाता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऐसे समय ठीक ठाक लेवल पे 3-4%, 5% के आसपास रहता है। ओवरऑल कहें तो ठीक ठाक लेवल पे कंपनी चल रहा है। तो मार्जिन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो का, कि कंपनी किस रेशियो में पैसा को कमा रहा है और किस रेशियो में पैसा को यूज कर रहा है अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन क्या वो प्रॉफिट हाथ में आ रहा है कि नहीं, वो पता चलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ये देखने से पता चलता है कि कंपनी का पैट है 1200 और ऑपरेटिंग, अगर आपको नहीं दिखा तो मैं बता दूं कि ये है कंपनी का प्रॉफिट 1277 करोड़ और कंपनी को जनरेट हुआ है हाथ में कैश 1083। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का हाथ में पैसा उतना नहीं आया है जितना आना चाहिए। मेरे हिसाब से जिस टाइप का ये कंपनी है उसके हिसाब से पैट से ज़्यादा होना चाहिए था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, बहुत ज़्यादा मशीन खरीदा जाता है, जिसकी वजह से हम कंसिडर करते हैं कि ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ है नहीं तो हम ये कंसिडर करेंगे कहीं ना कहीं कंपनी का हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कंपनी का इन्वेंटरी और रिसीवेबल बढ़ रहा है, जो कि हम पहले भी देखे कि बढ़ रहा है, जहाँ पैसा फंस रहा है कंपनी का। ओवरऑल अगर देखिए तो लास्ट 10 साल में कंपनी 1000 करोड़ के आसपास कमाया है, जिसमें से 600 करोड़ इन्वेस्टिंग में लगाया और 338 करोड़ फाइनेंसिंग में लगाया। मोस्टली 338 करोड़ जो है वो पुराना जो इंटरेस्ट पेमेंट और जो लोन लिया था उसको वापस किया, डिविडेंड कुछ खास पेमेंट किया नहीं है। और कैपेक्स में भी कुछ खास कंपनी का इन्वेस्टमेंट है नहीं, 42 करोड़ है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो कंपनी हाँ ठीक ठाक मैनेज कर रहा है, लेकिन कंपनी के हाथ में उतने अच्छे तरीके से पैसा आ नहीं रहा है, ये कह सकते हैं। तो ये तो था कैश फ्लो जो ठीक ठाक लगता है, लेकिन उतना कुछ खास इफेक्टिव नहीं लगता है कि देख के हाँ बोले कि चलिए बहुत बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी दिखे कि हाँ चलिए बहुत चीज़ सब कुछ इसका बढ़िया है, जब तक आपको वो पता चलेगा तब तक वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि इंडोकाउंट बहुत बढ़िया कंपनी है। मेरा कहने का बेसिक मतलब ये है कि बहुत बार होता है कि कंपनी थोड़ा सा बैड फेज में चलते रहता है, या कंपनी में थोड़ा बहुत नुक्स तो मिलेगा। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, कोई कंपनी भी आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा इम्परफेक्ट के टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए या भरोसा कीजिए, तब वो जब परफेक्शन की तरफ आएगा तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट तब बनता है। खैर ये अपना अपना था, सोचने का ही मेरा था तो मैंने बता दिया। ये था कैश फ्लो।
अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, कैसा कंपनी का वर्किंग कैपिटल है। अगर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ का अगर बात करें तो कंपनी का ट्रेंड पॉजिटिव में और बढ़ रहा है, मतलब करंट एसेट बढ़ रहा है। वो ठीक ठाक अच्छा लगता है सुन के कि हाँ करंट एसेट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो पैसा है वो भी फंस रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्वेंटरी में पड़ा हुआ है माल, कुछ तो यूज कर नहीं सकते। और जो पैसा लेता है कंपनी मोस्टली वर्किंग कैपिटल के लिए, वो पैसा लेता है बैंक से उठाता है पैसा और वर्किंग कैपिटल में यूज़ करता है, तो वहाँ उसको थोड़ा बहुत लोन पे करना पड़ सकता है। तो ये सब थोड़ा सा कंडीशन होता है जो आपको चेक करना चाहिए। ठीक है वर्किंग कैपिटल बढ़ गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा हो रहा है इन्वेंटरी, लोन और रिसीवेबल बढ़ने पे। लोन में उसको इंटरेस्ट थोड़ा बहुत पे करना ही पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर कंपनी बैंक से जाके ही अपना वर्किंग कैपिटल को पूरा करे, बहुत सारा कंपनी अलग अलग तरीके से भी पूरा करता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि हाँ कंपनी का पैसा फंस रहा है, बोलने का ये मतलब है। भले इंटरेस्ट कंपनी पे करता हो नहीं करता हो, लोन लेके करता हो नहीं करता हो, ये नहीं पता। कहने का बेसिक मतलब है कि हाँ कंपनी का पैसा फंस रहा है किसी की रीज़न से, चाहे प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है या कुछ और रीज़न हो सकता है। अब हम बात करते हैं CFO वर्सेस पैट। जैसे हम पहले ही बात किए थे कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट है उसके हिसाब से उसको अपना कैश जनरेट नहीं हो रहा है। मतलब CFO है 1000 करोड़ और पैट है 1200 करोड़। आप 1200 करोड़ कमाए और 1000 आपका हाथ में आया, प्लस डेप्रिसिएशन आपका पैसा घटाया है ऑलरेडी, उसको जोड़े हैं तब जाके 1000 करोड़ के आसपास है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के पास पैसा और कम आया है। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन खैर मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे आप कितने अच्छे तरीके से उस कंपनी को समझते हैं। तो ये तो था ओवरऑल कंपनी के बारे में डेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।